अच्छा सर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लगातार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से कौन से स्टॉक्स से बाहर निकल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में निवेशित हो रहे हैं, ये आंकड़े भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो सर मैंने आज जियो ब्लैक रॉक के आंकड़े देख रहा था मैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो उसमें हमने ये तो दिखाया अपने व्यूअर्स को कि भाई 12,500 करोड़ का AUM होता हुआ दिखा है। लेकिन उसमें अगर टॉप 10 होल्डिंग की बात करूँ सर, मैंने ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे इसमें SDFC है, ICICI टॉप पर है, बैंक इन्फोसिस, भारती एयरटेल है, इसके अलावा ITC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, DV लैब्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी सर मैंने देखा कि करीब करीब मतलब आप समझिए 60% जो टॉप 10 की होल्डिंग यही स्टॉक्स हैं सर। तो जाहिर सी बात है सर कि अगर इंसान फोकस करेगा, अगर ज़्यादातर तो ब्लू चिप की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा आपके हिसाब से, क्योंकि अभी तो सर 12,500 करोड़ का AUM है, आगे चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी। तो ये जिस तरीके से और भी पोर्टफोलियो एक्सिस का भी लगभग यही था, थोड़ा सा अंतर था इसमें हल्का फुल्का। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सर किस स्ट्रेटजी के साथ, जैसे जियो है उन्हीं स्टॉक्स के साथ, उन्हीं अगर कहें कि उसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो सर एक अल्फा जनरेट कैसे करेगा, दूसरों से बेहतर रिटर्न कैसे देगा? देखिए, हम जो सोचते हैं कि ये एक्सपोजर ले लिया, अब ये जरूरी नहीं कि एक्सपोजर कांस्टेंट रहे। वहां पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि मुझे एक्सपोजर कहाँ पे कर्टेल करना है, किस सेक्टर में जाना है, किस सेक्टर से एंट्री करनी है। तो जो भी आज हमें पोर्टफोलियो दिखाई देता है, ये हो सकता है पोर्टफोलियो चेंज हो जाए आगे चल के। हाँ, इस तरह के मार्केट्स में लार्ज कैप एक बड़ा फोकस हो जाता है। अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो लार्ज कैप अच्छे फोकस में आ गए हैं। अब ये सिनेरियो चेंज होके आपका लार्ज कैप कर्टेल होके मिड कैप कल को फोकस में आ सकते हैं। तो इस तरीके से वो एक्सपोजर चेंज होता है, और यही एक्टिव फंड मैनेजर्स का रोल होता है कि अल्फा जनरेट करना है तो किस तरीके से किया जाए। और इसीलिए आपको फंड्स में पोर्टफोलियो चर्निंग भी दिखाई देती है, किसी फंड्स में आपको हाई पोर्टफोलियो चर्निंग दिखाई देती है। और डिपेंडिंग ऑन क्या स्ट्रैटेजी वो लेके चलते हैं, कि अगर ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपको देखेंगे तो उसमें हाई चर्निंग आपको दिखाई देगी। और जनरली क्या होता है कि एक मार्केट सिनेरियो में फंड्स का आपको एक सिमिलर सा एक्सपोजर दिखाई देता है। उसका रीजन ये कि अगर अभी का सिनेरियो लेते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि सारे फंड मैनेजर्स एकदम अपोजिट उसमें चल रहे होंगे। आपको कहीं ना कहीं आपको वो कॉमन स्टॉक्स आपको सभी में दिखाई देंगे, खासकर लार्ज कैप। तो जैसे मैंने कहा, अभी लार्ज कैप एक अच्छा फोकस बना हुआ है जिस तरह से रिटर्न रहा है, और इसीलिए आपको फंड्स में अब फ्लेक्सी कैप में जो है लार्ज कैप का फोकस बढ़ गया है। कल को ये फोकस जो है आपका कम होगा तो फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप को कर्टेल होकर आपको मिड कैप आ जाएगा। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट का यही रोल होता है कि वो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जो है फंड एक्सपोजर चेंज करते रहते हैं। ठीक है सर। सर, क्योंकि आज रिट्स पर चर्चा हो रही है, इन्वेट पीसी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है सर, नए निवेशक के तौर पर अगर जानना चाहें, नया निवेशक है कोई, रिट्स में निवेश करने की सोच रहा है, इन्वेट्स में निवेश करने की सोच रहा है, सर किस तरीके से उसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आप रीट में और इन्वेट में करें, वहां अभी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये रियल एस्टेट है, तो अगर कोई रीट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना चाह रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो रियल एस्टेट नहीं बाय कर सकता। रीट में बेनिफिट ये होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी जो है वो एक बड़ा एक्सपोजर लेती है और वहां से कैश फ्लो जनरेट करती है, जो आप खुद से नहीं कर सकते। तो एक तरह का म्यूचुअल फंड्स ही होता है, अगर हम रीट को साधारण भाषा में देखें। वहीं पे अब जो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसमें अब रीट एज एन इक्विटी इन्वॉल्व होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर यही होगा कि वो म्यूचुअल फंड के जरिए करें। अब म्यूचुअल फंड, अभी ये रूल आया है, कैसे ये एक्सपोजर को चेंज करेंगे, क्या और नए रीट्स लॉन्च होंगे इसके जरिए, तो अभी आगे चल के पता लगेगा। बट आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड ही बेहतर ऑप्शन होगा।